Hello students, now our third topic of this chapter is water. Water is very precious resource, very important resource for all living being on this earth. It is made up of two gases, hydrogen and oxygen. Two atoms of hydrogen and one atom of oxygen makes water, that is H2O. So here we have two facts that how the consumption of water in 1975 increased to 2000, that increased from 3850 cubic kilometer per year to 6000 cubic kilometer per year. कितनी तेज़ी से वाटर का यूज़ हो रहा है। और एक तरफ है दूसरा जो दिया हुआ है वो है ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर्स इन अ ईयर। कहीं भी खुला पानी अगर आप टैप देखते हैं तो उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि एक फैक्ट के अकॉर्डिंग आया है कि हर साल 1200 लीटर पानी खाली ऐसे ही वेस्ट हो जाता है एक ड्रिपिंग टैप से। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सो इसको हम रिन्यू कर सकते हैं। 3/4 of the Earth's surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. Obviously इसको blue planet भी कहते हैं क्योंकि दूर से स्पेस से अर्थ का कलर ब्लू दिखता है। It was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. Fresh water accounts for only 2.7%. बाकी पानी खारा पानी है, नमकीन पानी है। तो सिर्फ पीने लायक जो पानी है पूरे अर्थ का वो सिर्फ कितना परसेंटेज है? 2.7%. Nearly 70% of this occurs as ice sheet and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. Fresh water accounts for only 2.7%. Only 1% of fresh water is available and fit for human use. It is found as groundwater, as surface water in rivers and lakes and as water vapor in the atmosphere. So out of 100% सिर्फ 2.7% फ्रेश वाटर है, उसमें भी 1% सिर्फ वाटर जो है वो अवेलेबल है ह्यूमन यूज़ के लिए, जो अंडरग्राउंड वाटर है। बाकी जो 1.7% बचा वो कैसा है? ग्लेशियर्स है, वो बर्फ़ के रूप में। तो कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। प्रॉब्लम्स क्या आ रही है वाटर अवेलेबिलिटी में? द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। देयर इज़ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। हर जगह पानी जो है वो पीने वाला वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूट है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, North West Mexico, parts of South America and entire Australia are facing shortages in fresh water supply. So इस कितना important resource है, लेकिन कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम distribution हुआ है। Countries located in the climatic zones most susceptible to drought face great problems of water scarcity. वो एरिया जहाँ पर क्लाइमेटिक जोन ज़्यादा हैं, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है या जो भी वेदरिंग कंडीशंस हैं वो ख़राब हैं, जिसके से ड्रॉट आते हैं। ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ जाना, तो वहाँ पर भी पानी की कमी है। Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over-exploitation and contamination of water resources. So, water sources, ये जो कमियां आ रही हैं वो या तो जो वेरिएशन हो रहा है सीजनल का, या एनुअल प्रेसिपिटेशन, जब पेड़ नहीं रहेंगे, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा अर्थ का, तो क्लाउड फॉर्म्स नहीं होंगे, और होंगे भी तो काफ़ी हाइट पर होंगे। इससे क्या होगा कि रेन जब नहीं होगी तो वाटर का सोर्स नहीं मिल पाएगा। रेन वाटर हमारा नेचुरल सोर्स, जिससे हम पानी पी सकते हैं, क्योंकि जब रेन होती है तो वाटर जो होता है वो ग्राउंड पे गिरने के बाद वो अंडरग्राउंड चला जाता है उसी से ग्राउंड के थ्रू, और वो फ्रेश वाटर के फॉर्म में एक अंडरग्राउंड में रहता है, जिसको हम पी सकते हैं बाद में। आपने देखा होगा अक्सर हर जगह सबमर्सिबल लगा है, वो अंडरग्राउंड वाटर को खींच रहा बाहर, जो प्योर वाटर है जिसको हम पी सकते हैं। देन कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं? एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर रिसोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। पानी को बचाना और पानी को साफ़ करना सबसे बड़ी एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। Discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals and industrial effluents in water bodies are major contaminants. सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो इंडस्ट्रीज़ हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। उससे क्या होता है कि जो जहरीले पानी होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो डायरेक्टली वो लोग समुद्र में डाल देते हैं, जिससे पानी जो होता है वो बिल्कुल ख़राब हो रहा है। अंडरग्राउंड वाटर भी ख़राब हो रहा है, कॉन्टेमिनेटेड ख़राब हो रहे हैं। Most of these chemicals being non-biodegradable reach human bodies through water. Non-biodegradable मतलब ये होते हैं कि वो डिकम्पोज नहीं हो सकते,
ज़मीन में जाने के बाद वो वाटर जो होता है हमारे लेयर्स, अभी हमने पढ़ा था सॉइल्स में कई लेयर्स हैं, वाटर जो होता है वो कई लेयर से जब गुजरता है नीचे जाता है ज़मीन के तो वो प्योर होता रहता है। लेकिन अगर किसी लेयर में अगर किसी लेयर में कंटेमिनेशन है, गंदगी है, तो वाटर कभी प्योर नहीं हो पाएगा और इससे क्या होगा, जो हम पानी पियेंगे वो हमारी बॉडी तक गंदे पानी आ जाती है, इससे बहुत तरह की डिसीजेज़ फैलती हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज़। इसको हम संभाल सकते हैं अगर केमिकल वेस्ट जो इंडस्ट्री से निकल रहे हैं उसको अगर ट्रीट किया जाए अच्छी तरीके से, अगर उसको बॉयल कर दिया जाए जिससे जो जो उसके अंदर केमिकल्स है वो ख़त्म हो जाए, तो कुछ चांसेस हैं कि हमें साफ़ पानी मिल सकता है। Water is used for irrigating fields. The canals should be properly lined to minimize loss by water seepage. अगर कैनाल्स जो हैं जिसमें वाटर को स्टोर किया जाता है, अगर उसको भी अच्छी तरीके से हम बनाते हैं तो वाटर लीक नहीं होगा और इससे कई लीटर पानी बच सकता है। Sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. आपने देखा कि स्प्रिंकलर्स आपके नीचे फ़ोटो में दिया हुआ है, वो क्या करता है, पानी उतना ही किसी भी फील्ड में डालता है जितना कि उस फील्ड में क्रॉप्स को ज़रूरत है। इससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। इन ड्राई रीजन्स विथ हाई रेट्स ऑफ एवापोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन इज़ वेरी यूज़फुल। जहाँ पर एवापोरेशन बहुत तेज़ी से, मतलब टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन हम बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। मींस फील्ड के बीचों बीच एक ऐसा पाइप लगाना जिससे आसपास का एरिया जो हो वो स्प्रिंकल हो जाए, वो पानी पड़ जाए और वेस्ट भी ना हो पानी। The valuable water resources can therefore be conserved by adopting these means of conservation. इस तरह से हम वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं अगर इस तरीके को हम फॉलो करें। नौ अगला है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब तक हमने बात किया लैंड की जो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, सॉयल की जो इम्पोर्टेंट है, वाटर जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं एक ऐसे रिसोर्स पे जिस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पेड़ पौधे और जानवर, इनका भी हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और वो क्या है कि बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसे कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल्ड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं ज़मीन जो है, जो लैंड है, हाइड्रोस्फीयर जो है हमारा वाटर, और एटमॉस्फेयर एयर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is called इकोसिस्टम। ऑब्वियसली आपने चेन पढ़ा होगा, फूड चेन, कैसे ग्रास होपर पे डिपेंड करता है फ्रॉग, और फ्रॉग पे डिपेंड करता है स्नेक, स्नेक पे डिपेंड करता है ईगल, और ईगल पे, सो इस तरह से एक चेन बनी हुई है। हर एक लिविंग बीइंग इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी एनिमल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता हो कोई रिसोर्स उससे भी जनरेट हो रही हो जिसको हम इनडायरेक्टली वे में यूज़ कर रहे हो। सो इकोसिस्टम इसी को बोलते हैं कि हर लिविंग बीइंग एक दूसरे पे डिपेंड हो, हर लिविंग बीइंग दूसरे को एक दूसरे से रिलेटेड हो, उसी को बोलते हैं हम इकोसिस्टम। Vegetation and wildlife are valuable resources. There are innumerable use of plants. बहुत ढेर सारे plants के use हैं। Wildlife includes animals, birds, insects as well as the aquatic life forms. Wildlife में जानवर भी आते हैं, birds भी आते हैं, पंछी भी आते हैं, कीड़े भी आते हैं, और तो और पानी के जो जानवर हैं, aquatic life भी important है। They provide us milk, meat, hides and wools. ये हमें animal से मिलता है। Insect like bee provide us honey, help in pollination of flowers and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. So decomposer मतलब ये होता है कि अगर कोई डेड बॉडी, अगर जैसे एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे का हंट करते हैं, वो शिकार करते हैं, क्योंकि अब शिकार के बाद क्या है, वो पूरा जानवर नहीं खाते हैं, वो जितना भूख लगी रहती है वो उतना खाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। अब डेड बॉडी को खाने के लिए भी कोई होना चाहिए जो उसको ख़त्म कर दे, नहीं तो बीमारी फैलेगी और बहुत फाउल स्मेल होगा। तो डिकम्पोजर जो होते हैं वो उन पर अटैक करते हैं और वो सड़ी हुई बॉडी को खाते हैं, तो उनका भी इंपॉर्टेंस हमारे इकोसिस्टम में। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर एज वेल। बर्ड्स भी किसको खाती हैं? कीड़े को खाती हैं। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। सो चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा जानवर हो, सब के सब इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट हैं इक्वली। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, दैट हाउ द नेचुरल वेजिटेशन इज distributed among two different vegetations, evergreen and deciduous. So all of you up to here read it and read this
evergreen and deciduous about this forest we will read in the next part. Thank you so much.